हो रही है, तो वहीं हम आपको लगातार प्रचार प्रसार की तस्वीरें में दिखा रहे हैं जो 7वें चरण के लिए किया जा रहा है। जी हाँ, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ एक चरण के लिए मतदान शेष रह गए हैं और आज इसी को लेकर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, अजय कुमार जी हैं और सुरेंद्र दुबे जी हमारे साथ में हैं। दोनों ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत के न्यूज पर। सबसे पहले अजय कुमार जी के पास चले। अजय कुमार जी, आज छठा चरण के तहत मतदान हो रहा है उत्तर प्रदेश में, आप किस लिहाज से देखते हैं? क्योंकि आज जिन 10 दलों की 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है, पूर्वांचल की बड़ी सीटें इसमें शामिल हैं, तो पूर्वांचल में क्या लगता है? क्योंकि पूर्वांचल को अगर विकास के लिहाज से देखा जाए तो उतना विकास जिस हद तक उम्मीद थी, उस हद तक विकास पूर्वांचल में अभी भी तस्वीरों में नजर नहीं आता है। तो क्या लगता है इस बार पूर्वांचल की जनता किस तरह से वोटिंग करेगी? देखिए, अब 2 चरण, आज छठा चरण है और 7 तारीख को 7वां चरण। अब अभिमन्यु की तरह ही है कि छठा जो चरण है उसमें कैसे वो भेजेंगे। 10 जिले हैं, 57 सीटें हैं, 46 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी थी, बाकी सीटों पर भारतीय जनता दल के सहयोगी तथा अन्य थे और यहीं से कांग्रेस का भी एक प्रत्याशी जीता था, अजय कुमार सिंह लल्लू, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। लेकिन अब इस छठे चरण में देखिए, ये पूर्वांचल का जितना एरिया है, सब में जातीय समीकरण सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा जातीय समीकरण के आधार पर ये चुनाव है। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं, मैं बनारस भी गया, गोरखपुर गया, देवरिया भी गया, पडरौना भी गया, इन्हीं क्षेत्रों में गया, लेकिन मतदाता बड़ा वोकल है, खुल करके बोल रहा है। इस बार ऐसा नहीं हमेशा कहता था कि जब मैं जाऊंगा मशीन पर देखूंगा, जो हमारे घर वाले बताएंगे उस पर वोट करूंगा। इस बार ऐसा नहीं, आर या पार वो कहता है, या तो हम मोदी और योगी के साथ है या फिर हम गठबंधन के साथ है, बीच की कोई बात कोई करता ही नहीं। खुलेआम जब विकास की बात करो और फिर अनाज की बात करो तो फ्री तो मिल रहा है, लेकिन फ्री के साथ साथ गैस सिलेंडर कितना महंगा हो गया। तो तरह तरह की बातें हैं। लेकिन एक चीज मैंने देखी है इस बार इस चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता घर घर जाकर के मतदाताओं को निकालने का काम पिछले 17 में, 19 में, 14 में किया है उसने, वो इस बार पैसे लेकर के, मैं बहुत उससे कह रहा हूं कि इन्होंने पन्ना प्रमुख बनाए। एक एक पन्ना प्रमुख को भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव लड़ रहा है विधायक या वहां का क्षेत्र का जो भारतीय जनता पार्टी, एक एक पन्ना प्रमुख को एक एक पन्ने के लिए 1000 से लेके 5,000 रुपए तक दिए गए। अब बताइए, एक समय में यही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लैया चना खा करके घर घर कुंडी खटखटा के माता जी चलिए, चाची चलिए, वोट का समय हो रहा है, निकालता था। आज मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और संघ के कार्यकर्ता जो थे उन सबको पैसे दिए जा रहे हैं। क्या स्थिति आ गई? खैर, वो आज परिणाम बताएगा। लेकिन जनता के अंदर ये मुफ्त की बात जब करो कि मुफ्त में राशन मिल रहा है, उसका ज्यादा असर महिलाएं हैं। महिलाएं तो कह क्या ठीक है, मुफ्त का मुझे राशन मिल रहा है, मेरे घर का खर्चा चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, इन 57 सीटों में मैं जहां तक गया हूं, जिन जिन सीटों पर गया हूं, तो ये 46 तो आने से रही इस बार। इस भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी दल, और उसके आज इस बार सहयोगी दल भी बदले, चाहे वो सुभाषपा हो, उनका अन्य दल हो, अपना दल हो, ये भी अपनी जगह पे अलग हो गए। अब इनके जो नए दल हैं उनका भी परीक्षण इन्हीं में होगा, और चाहे निषाद पार्टी हो उनकी या अपना दल हो, उनका भी चुनाव या उनकी प्रतिष्ठा भी इसी छठे चरण से प्रारंभ की है। तो अब देखना है क्या रिजल्ट आते हैं, 10 तारीख को है। लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूं, 1947 से लेकर के आज तक उत्तर प्रदेश विधानसभा का एक इतिहास रहा है कि कोई भी मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार रिपीट नहीं हुआ। लगातार की मैं बात कर रहा हूं, मायावती का एक रिजीम जरूर था, लेकिन उसमें भी बीच में प्रेसिडेंट रूल रहा है। तो अब ये ठीक है, अगर ये नहीं है, योगी जी ने एक में तक तोड़ दिया,
कि जो नोएडा गया वो 2-4-6 महीने में हट जाता था मुख्यमंत्री। हाँ। ये नोएडा कई बार गए लेकिन हटे नहीं। लेकिन इस बार कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी की, उनकी सबसे बड़ी नाराजगी की है, उनको पार्टी में सम्मान नहीं मिला और प्रशासनिक स्तर पर उनकी सुनवाई नहीं हुई। अजय जी, अगर इस बार के कार्यकाल की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से काम किया है, जनता जो उनकी है, जो वोटर है, वो वोकल जरूर है। कई अहम बातें आपने बताई है, उस पर हम सहमति जानेंगे सुरेंद्र जी की भी कि वो सहमत हैं या फिर नहीं है, या फिर उनकी क्या कुछ राय है। लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, जो लगातार चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि आजमगढ़ का जो चक्रव्यूह था समाजवादी पार्टी का, इस बार वो भी भेजा जाएगा? सरकार तो भाजपा की ही बनेगी, जीत 300 से ज्यादा सीटों पर होगी। सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों मिलकर के भी 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वागत है। हम लगातार बातचीत कर रहे हैं यूपी के रण और छठे चरण के हो रहे मतदानों को लेकर, और साथ ही साथ 7वें चरण के प्रचंड प्रचार की भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में अजय जी हैं और सुरेंद्र दिव्य जी हमारे साथ में लगातार बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुरेंद्र जी के पास चल लेते हैं। सुरेंद्र जी, अभी अजय जी ने कई बड़ी बातें कही हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि महिलाएं जो हैं वो खुलकर बोल तो देती हैं राशन को लेकर कहीं ना कहीं, लेकिन महंगाई से जरूर परेशान हैं। और साथ ही साथ उन्होंने काफी कुछ कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी परीक्षा है, क्योंकि इस बार उन्होंने कई मिथक तोड़ने का प्रयास जरूर किया है, लेकिन आने वाले वक्त के साथ में ये स्पष्ट हो पाएगा। सुरेंद्र जी, आप बताइए, क्योंकि बहुत बड़ी बात कही अभी अजय जी ने कि मिथक जो है वो बहुत सारे टूट जाएंगे। आपको क्या लगता है फिलहाल के माहौल को देखते हुए, छठे चरण तक जब चुनाव पहुंच चुका है, महज एक चरण के लिए वोटिंग बाकी है, क्या लगता है किस ओर ये मतदान बढ़ता जा रहा है, और माहौल जो है वो बढ़ता जा रहा है? देखिए, मैं अजय जी की बात से सहमत हूं, और जो मतदाता है इस बार वोकल बहुत हो गया है, और बीजेपी बार बार वो लाभार्थी योजना का जिक्र कर रही है, और जितना अधिक वो लाभार्थी योजना का जिक्र कर रही है तो मतदाता को, जो लाभार्थी, उसको ऐसा लग रहा है जैसे सत्ता पक्ष उसको चिढ़ा रहा है, या एक तरह से मतलब ताना दे रहा है कि यार मेरा खाते हो तो मेरा वोट क्यों नहीं दो। जबकि लोकतंत्र में ये तो चलता नहीं भाई, वेलफेयर स्टेट होती है और जो भी व्यवस्था होती है सरकार के पैसे से होती है, जो उससे टैक्स लिया जाता है। तो अब प्राइवेटली बातों में लोग ये भी कहने लगते हैं कि भाई पैसे दे रहे हैं तो कौन सा बड़ा एहसान कर रहे हैं, या कोई कोई तो कह देता क्या उनके डैश डैश जी आप समझ गई, ठीक है ना।
तो ये मुझे लगता है कि जितना इसका अधिक शोर मचाएंगे कि हमको राशन दे रहे और राशन को क्वालिटी को लेकर भी काफी चर्चा है। नमक के बारे में तो मतलब जितने लोग हमको मिले इस क्लास को कहा कि नमक तो खाने ही लायक नहीं है, तो हम फेंक देते हैं। चावल की क्वालिटी पर उन्होंने बहुत आपत्ति जताई, लेकिन मैं दूसरे बिंदुओं पर जाना था। मेरा कहना है कि जो भी राशन दिया जा रहा है, कोई पहली बार राशन नहीं दिया जा रहा है, और इसके पहले मान लो 1 रुपए 2 रुपए किलो के हिसाब से दिया जाता था, तो 1 2 रुपए में खत्म कर दिया गया और ये कह दिया गया कि आपको राशन दिया जाएगा और मुफ्त। अब अगर ये राशन ही वोट डालने का अधिकार आधार है, तो अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं, हम अगले 5 साल तक राशन देंगे, तेल भी देंगे, मिल्क पाउडर भी देंगे और 1 किलो देसी घी भी देंगे। तो फिर अगर राशन के आधार पर ही वोट पड़ना, तो देसी घी वाले को वोट क्यों न दे? मुझे लगता है इस आधार पर जो वोट की अपेक्षा किए हुए बीजेपी कि पूरा वोट इनको मिल जाएगा लाभार्थी का, वो नहीं मिलने वाला। यानी लाभार्थी वर्ग जो है वो कहीं धोखा भी दे सकता है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि कई तरह की बातें लाभार्थी वर्ग की ओर से भी कही जा रही है। धोखा क्या है? नहीं, क्योंकि लाभार्थी वर्ग से एक बड़ी उम्मीद सुरेन जी बीजेपी ने लाभार्थी वर्ग से एक बड़ी उम्मीद बांध रखी है, और इसी के चलते चुनाव से ठीक पहले हमने देखा भी किस तरह से चाहे रिफाइंड ऑयल हो या फिर चावल हो, राशन की मात्रा में भी बढ़ोतरी कर दी गई, और पहले ये मार्च तक था, इसे बढ़ाकर नवंबर तक करने की भी बात सरकार की ओर से कर दी गई थी। ठीक है सुरेन जी, आगे भी आपकी राय जानेंगे, लेकिन इसी बीच एक अहम खबर आपको बताते चलो। 3 बजे तक के मतदान प्रतिशत सामने आ चुके हैं। तो यूपी के रण आजाद छठे चरण के तहत वोटिंग हो रही है, तो वही 3 बजे तक के मतदान प्रतिशत आपको बताते हैं। सिद्धार्थनगर में 45.60% मतदान हो चुका है। गोरखपुर में 3 बजे तक 48.06% वोटिंग संपन्न हुई है। यूपी के रण में छठे चरण के तहत आज वोटिंग। अंबेडकर नगर में 52.4% वोटिंग संपन्न हुई है। तो ये आंकड़े आपको बता रहे हैं 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है। बस्ती में बात करें तो लगातार यहां पर मतदाता उत्साहित नजर आ रहे हैं, वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, और छठे चरण का मतदान जारी है। यूपी चुनाव के तहत छठे चरण के लिए वोटिंग हो रही है। महाराजगंज में 47.5% मतदान हो चुका है। 3 बजे तक के ये आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर। संत कबीर नगर में 3 बजे तक 44.62%, गोरखपुर में 48%, सिद्धार्थनगर में 45.60% तक मतदान संपन्न हुए हैं। 3 बजे तक के आंकड़े आपके टीवी स्क्रीन पर। सिद्धार्थनगर में 45.60% वोटिंग हो चुकी है। तो ये आंकड़े सामने आ चुके हैं। 3 बजे तक के मतदान प्रतिशत आपको हम बता रहे हैं। देवरिया में 45.35% मतदान संपन्न हुआ है। अंबेडकर नगर की बात कर लेते हैं। 3 बजे तक 52.4% वोटिंग हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी। 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुका है। और आज आपको बता दें यूपी के रण में छठे चरण के तहत वोटिंग हो रही है। अब आज के बाद सिर्फ और सिर्फ एक चरण शेष बचेगा, वो है 7वां चरण, बेहद खास। लेकिन उससे पहले छठे चरण की अहम बातें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत, जहां महाराजगंज में 47.5% वोटिंग हुई है। और सिद्धार्थनगर की बात की जाए 45% मतदाताओं ने लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर ली है। यूपी का रण है और छठा चरण है। सिद्धार्थनगर में 45.60% मतदान संपन्न हो चुका है। तो यूपी चुनाव के छठे चरण में मतदान लगातार जारी है। और आज इसी को लेकर हम बातचीत करें, क्योंकि जिस तरह से यूपी का छठा चरण जो है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साख भी दांव पर लगी हुई है। इसी को लेकर विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ में अजय जी हैं, अजय कुमार जी, और सुरेन दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। दोनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सुरेन जी, आपसे हम बातचीत कर रहे थे। आपने कहा लाभार्थी वर्ग भारतीय जनता पार्टी को धोखा दे सकता है। देखिए सुरेन जी, लाभार्थी वर्ग को साधने की कोशिश अखिलेश यादव ने भी की। पहले ही घोषणा कि जब तक हमारी सरकार रहेगी हम राशन फ्री देंगे, और साथ ही साथ देसी घी की भी आपने बात की, उसको भी जोड़ दिया है। लेकिन क्या लगता है, क्योंकि हाउसवाइफ की बात कर लेते हैं, जो अभी साइलेंट वोटर की बात हो रही थी कि जो वोटर है वो बहुत वोकल इस बार नजर आ रहा है, लेकिन जो हाउसवाइफ्स है, जो घर में रहती हैं, जो महिलाएं किचन में रहती हैं, वो सर्वे में शामिल नहीं हो पाती। जब मीडिया भी रिपोर्ट जो दिखाता है उसमें ज्यादा राय उनकी सामने नहीं आ पाती है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। 19 के चुनाव में हाउसवाइफ एक बड़ा वोटर वर्ग बनकर सामने आया था। क्या लगता है इस बार भी, क्योंकि महंगाई का सबसे बड़ा असर सबसे पहले किचन पर पड़ता है, जिस तरह से तेल, रिफाइंड, ये चीजें महंगी हुई थी, इसका असर भी क्या वोटिंग पर पड़ेगा? क्या वो महिलाएं महंगाई को ध्यान में रखकर वोट डालेंगी? हाँ, महंगाई बड़ा मुद्दा है। इसीलिए मैंने कहा
कि जब उसको अखिलेश यादव ने ये कह करके कि हम अगले 5 साल जारी रखेंगे और 1 किलो देसी घी भी देंगे, वो बात तो उनके लिए बैलेंस हो गई। अब उनको ये देखना है कि क्या अगर बीजेपी को वोट दे तो महंगाई से बच सकते हैं, अगर हम अखिलेश यादव को वोट दे तो हम महंगाई से कुछ राहत मिल सकती है। और अब एक परिदृश्य यूक्रेन के युद्ध का भी हो गया है। लोगों को लगने लग गया कि बस इधर 10 मार्च को काउंटिंग हुई, 10 मार्च क्या 8 को ही जैसे ही वोट खत्म हो जाएगा उसके बाद तो कर ही सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और वो स्थित है भी कि तेल क्रूड बहुत महंगा हो सकता है, इसलिए महंगाई तो बहुत जगह ये भी चर्चा है कि अगर हमने बीजेपी को ही वोट दे दिया तो फिर महंगाई में और ज्यादा झेलनी पड़ सकती है। अगर अब विपक्ष का आदमी जीतेगा तो थोड़ा दबाव रहेगा सरकार, और इधर काफी 2-3 महीने से दाम बढ़ाए भी है, तो महंगाई एक बड़ा असर है। लेकिन मुझे लगता है कि जो ये लाभार्थी वर्ग है इसमें महंगाई का ही मुद्दा है, इसमें नौकरियों का ही मुद्दा है। आप ऐसा थोड़ी कह सकते कि जो फ्री में जिसको आप दे रहे हैं उसके घर का लड़का अगर बेकार है और उसको नौकरी नहीं मिल रही है तो क्या करेंगे? उसको लगेगा कि नहीं चलो नौकरी नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन वोट हम बीजेपी को ही देंगे। तो जो फ्री राशन वाले वर्ग पर निगाह लगाए हुए है उससे मैं समझता हूँ कि उस पर डिपेंड करना बीजेपी के लिए कोई बहुत मुफीद नहीं रहेगा। बाकी देखते हैं, चुनाव है। बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीर पूरी 10 मार्च को स्पष्ट होगी। अजय जी के पास चलते हैं। अजय जी, इस बार के चुनाव की बात करें, छठे चरण की ही बात कर लेते हैं। पूर्वांचल के अधिकतर सीटों पर हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिथक तोड़ने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। इस बार का चुनाव इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी के चेहरे पर उनकी साख दांव पर है, और आज का चरण क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव के रण में उतरे हुए हैं, क्या लगता है क्या कुछ हुआ? किस तरह के समीकरण आपको छठे चरण तक बनते हुए नजर आ रहे हैं? गर्मा जी देखिए, छठा चरण और 7वां चरण, इन दोनों पे योगी की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और मोदी जी की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी। 7वें चरण जी, आप ये न कहिए केवल योगी की ही प्रतिष्ठा दांव पर लगी, प्रतिष्ठा दोनों। पहली बार हो रहा है कि कोई प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में 5 मीटिंग करे। एक जमाना एक बार प्रधानमंत्री आता था, एक मीटिंग कर देता था। अब भीड़ भी कितनी हो रही है कितनी नहीं है तो जो लोग उसमें होते हैं वो बताते हैं। लेकिन सुरेंद्र जी की एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि महंगाई, मुफ्त का राशन हो रहा है, सारी चीजें हैं। आप पेट्रोल पंप पर जाइए, वो कहते हैं भैया जब से इलेक्शन की घोषणा हुई है तब से जो है दाम नहीं बढ़े हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा दाम आसमान पर पहुंचेंगे पेट्रोल डीजल के, ये सब समझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई नियंत्रण में आ पाएगी, ये नहीं। और बिल्कुल सहमत हूं कि अगर यही रिपीट करते हैं तो महंगाई बढ़ सकती है। आप देखिए नौकरियों की क्या स्थिति, हम उत्तर प्रदेश सचिवालय की अगर बात कर ले थोड़ी देर के लिए, संविदा पर कर्मचारी रखे गए हैं, संविदा पर, और संविदा के कर्मचारियों पर क्या भरोसा कि वो फाइल के कागज, इंपॉर्टेंट कागज फोटो स्टेट करा करके बाहर नहीं दे सकते, उसको कोई जिम्मेदारी संविदा पर है, कल निकाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दूसरा निजीकरण की बात आपके, अभी एक हफ्ते पहले मुझे बनारस जाना था, मैं लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचा और जैसे ही घर में आप देखो मैं एंट्री किया हुआ, बड़ा सा बोर्ड दिखता है अडानी एयरपोर्ट। मैं चौंक गया कि भाई चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जगह ये अडानी एयरपोर्ट कब से हो गया? लोगों से बोला, टैक्सी वाले से पूछा, उनका साहब अब तो ये अडानी का हो गया, चौधरी चरण सिंह पीछे चले गए। ना तो वो बेचा गया है अडानी को, केवल अडानी को मेंटेनेंस का काम दिया गया है, और अडानी ने चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अपने नाम कर लिया। तो जनता क्या ये देख नहीं रही? आप निजीकरण पर कितना निर्भर हो गए, मुफ्त बांट रहे हो, मुफ्त का लेने वाला। देखिए ठीक है, अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त की परंपरा डाली, 200 यूनिट 300 यूनिट फ्री। अब तो अखिलेश जी ने भी कह दिया हमारी सरकार आएगी 300 यूनिट फ्री करेंगे। प्रियंका जी ने कह दिया कि हम तो लैपटॉप बांटेंगे,
और स्कूटी में बांटेंगे बच्चियों को। तो अब केवल आप फ्री के चक्कर में, चाहे स्कूटी दीजिए, लैपटॉप दीजिए, सारी चीजें, लेकिन ये छठा चरण और सातवां चरण, इन दोनों पे अगर छठे चरण में योगी की प्रतिष्ठा दांव पर है तो सातवें चरण में मोदी की प्रतिष्ठा दांव पर है। मैं तो अभी वाराणसी गया था, वहां की सारी सीटें इस बार फिर भाजपा को मिल जाए, मुझे इसमें संदेह। और आप लिख लीजिएगा 10 तारीख को परिणाम आएंगे, एक मंत्री वाराणसी से जरूर हारेगा। यानी आपको यानी वाराणसी में मुख्य एक और जहां प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से कमान संभाले हुए हैं, हम देख रहे हैं लगातार दिग्गजों का तांता वाराणसी में लगा हुआ है। सुरेंद्र जी, अभी आज भी अपने दर्शकों को हम तस्वीरें दिखाए थे जब मायावती वहां से ओंकार भरती हुई नजर आई। बड़ी बड़ी बातें सब कर रहे हैं, लेकिन इस बार मायावती की पार्टी को रेस से थोड़ा सा बाहर आका जा रहा है। लेकिन क्या लगता है, उनकी पार्टी पहुंच गई है वाराणसी? ममता जी बिल्कुल बिल्कुल, अखिलेश के समर्थन में ममता जी भी पहुंची हुई हैं। आपको क्या लगता है सुरेंद्र जी, क्योंकि इस बार जो मुख्य मुकाबला देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में वो समाजवादी गठबंधन और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के बीच में देखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, अन्य पार्टियां हो, इनको रेस से थोड़ा बाहर रखा जा रहा है। लेकिन क्या लगता है, क्योंकि चाहे प्रियंका की पार्टी हो, कांग्रेस या बीएसपी हो, दोनों ही कोशिश बहुत कर रहे हैं, ये कहीं ऐसा ना हो ये लोग जैसे कांग्रेस को कहते हैं कि भले ही पूरी तरह से गठबंधन नहीं किया लेकिन समाजवादियों के सपोर्ट में थोड़ी सी वो नजर आती है, एक सॉफ्ट कॉर्नर जो होता है वो दिखाई पड़ता है प्रियंका के मन में, और वही हाल है मायावती का भी। क्या लगता है, ये लोग क्या खेल बिगाड़ेंगे? देखिए, खेल बिगाड़े या ना बिगाड़े, इन दोनों का अपना खेल कोई बनने वाला नहीं है। प्रियंका गांधी को एक उपलब्धि हर हाल में होगी, जो प्रियंका गांधी स्वयं जानती हैं कि इस बार चूंकि सारी सीटों पर इनके लोग लड़ रहे हैं, तो इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खड़ा हो जाएगा। जो पिछले कई साल से कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन था वो टूट फूट गया था। और हम लोगों ने जाके इनके पार्टी कार्यालय में भी देखा, तो हवाजा जी और एक दो और जर्नलिस्ट साथ थे कि देखा जाए भाई क्या हवा बदली, तो हाथ से लगा कि नहीं, कांग्रेस में गतिविधियां हो रही हैं। और वो सीटों पर कितना बदलेगी, हालांकि देखिए 40% महिलाओं को टिकट देना, स्कूटी बांटना, भर्ती योजना महत्वपूर्ण है, बिल्कुल। लेकिन जनता को स्वास्थ्य हो कि आप सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन जनता अब फोकट खराब करने के लिए वोट नहीं दे रही। तो जनता ये कह रही है कि भाई ये प्रियंका जी बहुत अच्छी है, लेकिन इनकी पार्टी सत्ता में नहीं आ रही, तो हमको क्यों वोट दें। अब आ जाइए मायावती पर, इनके बारे में तो अभी तक ये समझ नहीं आया ये चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रही। लड़ रहे हैं तो किससे लड़ रहे हैं? अमित शाह इनसे लोगों से कहते हैं कि बसपा को इग्नोर मत करिए, बहुत मजबूती लड़े और मुसलमान वोट बसपा की तरफ भी जाएगा। ये भी वीडियो चले पर दूसरे दौर में कि मायावती को राष्ट्रपति बनाने का शासन दे दिया गया है, इसलिए मायावती ने बसपा के वोट जो है बीजेपी को दिए जाने की बात कह रही है। हालांकि सबका खंडन हो गया या मंडल में नहीं हुआ और वो बात आगे बंद हो गई। तो मुझे लगता है कि बीएसपी का तो जो कैंडिडेट अगर बहुत प्रभावशाली होगा तो वो अन्य वोटों के उससे कुछ जगहों पर जीतेगा, और बीएसपी और कांग्रेस के बीच नंबर 3 और 4 की लड़ाई रहेगी। नंबर 1 और 2 की लड़ाई शुरू से अखिलेश यादव योगी के बीच में थी, आज भी है। जो संकेत मिल रहे हैं, लगता है कि कुछ बदलाव की लहर चल रही है। अब वो कितना असर करेगी, बिल्कुल तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी बहुत जल्द। अब नतीजों की घड़ी बेहद पास आती जा रही है। और सुरेंद्र जी, अगर बात करें, अभी आपने आधी आबादी की बात की, आपने प्रियंका गांधी की बात की, इस बार बड़ा दांव प्रियंका गांधी खेल रही है। आपने कहा कि उनका जो खेल है वो बनेगा नहीं। देखिए, ये बात बिल्कुल सच है, ये सभी कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी 22 का चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि वो 24 के लिए कांग्रेस पार्टी को तैयार कर रही हैं। अगर इस लिहाज से भी देखें तो कांग्रेस पार्टी ने जो दांव खेला है, अगर ये पूरा काम कर जाता है तो 24 तक मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के लिए हो जाएगी। क्योंकि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इसको लेकर यहां पर लगातार जो है वो बड़ी बात कांग्रेस पार्टी की ओर से कही गई। क्या लगता है, महिलाओं का सपोर्ट क्या वाकई प्रियंका गांधी जीतने में कामयाब हो पाएंगी?
कि 22 से 24 के बीच में एक अलग परिदृश्य होगा चुनाव का, जिसमें कांग्रेस चूंकि नेशनल पार्टी आज भी वही है बीजेपी के अगेंस्ट, बाकी सब रीजनल पार्टीज हैं जी। मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस फिर एक बार उड़ान भर सकती है। लड़की हूं तो लड़ सकती हूं, जब उनका ये नारा क्लिक कर रहा है तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में राहुल की तुलना में प्रियंका नेशनल सीन पर ज्यादा एक्टिव होगी। लेकिन ये सब इस पर डिपेंड करेगा कि क्या यूपी में उनका जादू चला। अगर यूपी में जादू चला, सीट मिले या ना मिले उससे कोई बहुत मतलब नहीं, वोट कितना मिलता है, बिल्कुल कितना धन मजबूत होता है। फिर आप मान के चलिए कि प्रियंका का ही जादू ऑल इंडिया लेवल पर कांग्रेस में चलेगा और 2024 का चुनाव बहुत दिलचस्प होगा। ठीक है, यानी 24 तक जो राजनीतिक समीकरण है वो बेहद अलग नजर आएंगे। लेकिन सुरेंद्र बताइए, क्योंकि अभी अजय जी भी जब जुड़े थे तो यही कह रहे थे कि इस बार मुख्यमंत्री योगी ने मिथक तोड़ने की कोशिश बहुत की है। क्या लगता है, क्योंकि एक लंबा अंतराल इस दौरान रहा है जब ये मिथक नहीं टूटा, नोएडा भी वो गए, उन्होंने वो सब कुछ किया जो मिथकों से जुड़ा हुआ था। उन्होंने ये सोचकर किया कि मिथक टूटेंगे तब एक और बड़ी पर्सनालिटी के रूप में वो उभरेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या वाकई मिथक टूटने वाला है? क्योंकि लहर भारतीय जनता पार्टी की जो 19 में नजर आई थी, 17 में नजर आई थी, वो थोड़ी बहुत अभी भी है। जो कोर वोटर है भारतीय जनता पार्टी का, वो उसको वोट देने से चूक नहीं पा रहा है। लेकिन एक बात यह भी कि इस बार विपक्ष मजबूती के साथ में उतर रहा है। तो आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को किस तरह की तस्वीर, थोड़ी सी आप स्पष्ट कीजिए अभी से। देखिए मैं आपको बताऊं, जो भक्त है, 3 तरह के वोटर थे इनके पास। एक अंध भक्त, एक सॉफ्ट भक्त और एक इनका प्रशंसक। इन तीनों ने मिलकर इनको 325 पर पहुंचाया। ठीक, उसमें हिंदू मुस्लिम का उन्माद एक बहुत बड़ी उसकी भूमिका थी। हिंदू मुस्लिम वाला उन्माद इस बार आप मान लीजिए कि लगभग माइनस है या नहीं चला, तो उससे कोई बहुत उम्मीद नहीं की संभावना नहीं है। अब आप आ जाएं कि जो भक्त हैं, अंधभक्त हैं, तो जो अंधभक्त है वो तो अभी भी ये कहते हैं कि साहब 300 रुपए लीटर अगर तेल बिकेगा खाने का तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तो मोदी को रहना चाहिए। मोदी ने बहुत विकास किया है, लेकिन अगर आप उनसे पूछे उसी शहर क्या यहाँ कौन से काम किया बता दिया तो नहीं बता पाते। बिल्कुल। तो अब उनको ऐसा लगता है कि ये एक महामानव है और ये आए सारी समस्या काल गई। अभी आप यूक्रेन के जो हमला चल रहा वहां भी आई, आप सोशल मीडिया को खगा लिए, उस पर है कि भाई ये डॉक्टर के पढ़ने चले जाते हैं ये लोग, कौन लोग हैं जो इनके कम नंबर आते हैं और लाखों को रुपए वेस्ट करते हैं, सब है। बड़े मीडिया पर नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक अलग कर दी। लेकिन जो इनका समर्थक वोटर था 2014 में, जिसमें बहुत लोग थे, वो काफी निराश हुआ। उसको समझ में आया कि नहीं, ये जो कहते हैं वो करते नहीं है। इन्होंने कहा था हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे हर साल, नहीं दी। 15 लाख वाली बात तो हम लोग भी उसको नहीं मानते थे कि जोक ही है, जुमला उन्होंने खुद ही कह दिया, उस पर कोई लड़ने भिड़ने की बात नहीं है। नौकरी, बेरोजगारी की दर, इस समय सर्वाधिक बेरोजगारी की दर पर खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना में जिस ढंग से मिसमैनेजमेंट हुआ, अब इस बार का उदाहरण देखते कहते हैं कि देखिए सब ठीक, इस बार उस ढंग से कोरोना का अटैक हुआ ही नहीं तीसरी लहर। लेकिन दूसरी लहर जो भयावह थी, उसने लगभग हर परिवार को प्रभावित किया। कोई न कोई उसका नियर डियर इस दुनिया से चला गया। घर का कोई न कोई परिवार कोविड से प्रभावित हुआ। और इवन हम बता, लखनऊ में भी, यूपी में भी बड़े पैमाने पर पत्रकारों की भी डेथ हुई। और हम सब लोगों ने भी कई मामलों में
बड़ी कोशिश की कि हम सब लोग जी असमर्थ रहे जी और कहीं हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं दिला सके, ऑक्सीजन नहीं दिला सके। ये सब चीजें हैं जो आदमी को प्रभावित करती है। बिल्कुल, यानी आज ये सारे मुद्दे जिनकी आप बात कर रहे हैं वोटर के मन में होंगे जब वो ईवीएम तक पहुंचा होगा और बटन दबाएगा। बिल्कुल सुरेंद्र जी, अभी आपने कहा कि जिस तरह से कोरोना काल में भी सरकार की जो कुछ अनियमितताएं सामने आई थी वो भी जनता के मन में है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएं भी बहुत ज्यादा हुई हैं। लेकिन सुरेंद्र जी, अभी महंगाई की, हम बेरोजगारी की बात कर रहे थे, ये कुछ आम जरूरतें हैं जो सबसे ज्यादा इंसान के करीब होती हैं और इन्हीं चीजों को लेकर अगर बात की जाए तो इलेक्शन जो है वो काफी महत्वपूर्ण बन जाए, अगर इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर जनता वोट करने लगे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि जब 17 में चुनाव हुए थे 22 से पहले, तब हमने देखा था कि राम मंदिर के नाम पर बहुत सारे वोट बटोरे थे भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन 22 आने तक राम मंदिर का भी फैसला हो गया, मथुरा का नाम खूब उछालने की कोशिश हुई लेकिन उस पर भी कहीं ना कहीं थम गया वो जो एंगल था। क्या लगता है इस बार जो जनता ने वोट दिए भी भारतीय जनता पार्टी को, तो वो किस बेस पर देगी या नहीं देगी, तो क्या वजह होगी उसकी? देखिए, उसमें जो अन्य भक्त हैं वो तो हिंदुत्व के नाम पर अभी वोट देंगे और उस हिंदुत्व में ही उनकी कल्पना है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और हम पीओके पर भी जाके कब्जा कर लेंगे, जो बिल्कुल हार्डकोर इनका वोटर है, उसकी अपनी, यानी हिंदुत्व वाला मुद्दा अभी भी भुना लेगी भारतीय जनता पार्टी। हाँ, वो मुद्दा ये भुनाएगी, लेकिन उसका दायरा बहुत कम होगा। पहले जैसे 2017 में बुलाया तो वो एक लगातार जो जिसको कहते हैं तुष्टीकरण से उबा हुआ था, लेकिन विपक्ष ने इस चुनाव में होशियारी दिखाई, बुद्धिमत्ता काम था। आप हमको बता दीजिए, कोई विपक्षी नेता जब मस्जिद के पास गया, मस्जिद करीब करीब नहीं गया, नहीं इसके पहले हर चुनाव में मस्जिद में पहले जाता था, मंदिर जाए ना जाए, क्योंकि उसको लग गया कि 14, 17, 19 में उससे यही गलती हो गई। लोगों ने बहुत कोशिश की मामला हिंदू मुस्लिम पर आए और एक कोशिश जो उसमें स्कार्फ पर हुआ, जिस कर्नाटक में क्या ना उसको बोलते चेहरा बंद करते हैं, जो हिजाब का मामला जो हो रहा था जी, उस हिजाब में लगा था कि शायद हिंदू मुस्लिम हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। उसका एक फायदा समाजवादी पार्टी को ही हो गया कि मुस्लिम बिल्कुल एक तरफा हो गया। और जो ये ओवैसी साहब रहे, ओवैसी साहब देखिए जब से आए वो यहाँ की पार्टी भी नहीं, न यहाँ उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, डिबेट में आ जाते हैं और कभी कभार अपना हर बार चुनाव लड़ते हैं। पश्चिम बंगाल में भी लड़े, आपने देखा कुछ नहीं हुआ, और यहाँ भी वो एक सीट जीत जाए तो मैं उसको चमत्कारी कहूंगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना सुरेंद्र जी की मुस्लिम वोटर्स को बांट देंगे, क्योंकि जिस तरह से मुस्लिम वोटर भी है, सपा में भी है, वो हुआ ही नहीं। मुस्लिम वोट एक तरफा समाजवादी पार्टी को जा रहा है। मतलब जो पोल वोट होगा तो आप उसका 80 to 90% मान लीजिए, ठीक है, जो 10% वो मिलेगा, वो जो मुस्लिम प्रत्याशी जहां बहुत जो स्ट्रांग है और दूसरी पार्टी से लड़ रहा है, उसमें वह उसका घर परिवार का बिजनेस, ठीक है। मुस्लिम वोट को लेकर तो आपने कहा कि पूरा समाजवादी पार्टी को, लेकिन सुरेंद्र जी, स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़े वर्ग के नेता हैं और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर एन वक्त पर, आखिरी टाइम पर बिल्कुल समाजवादी पार्टी का दामन थामा। इसका फायदा भुना पाएगी समाजवादी पार्टी या फिर नुकसान बीजेपी को होगा? देखिए, फायदा इसलिए हो जाएगा क्योंकि एक तो मौर्य वोट डिवाइड हुआ। पहले दोनों मौर्य एक तरफ थे, केशव मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य जी। स्वामी और पिछली बार केशव मौर्य अध्यक्ष थे और घूम घूम करके अंदर खाने बात कही गई कि भाई बीजेपी की सरकार आने दो, बैकवर्ड की सरकार बनेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं बैकवर्ड है और वो कह रहे हैं कि बैकवर्ड की राजनीति होगी। तो मौर्य समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट दिया कि भाई अपना कोई मौर्य नेता मुख्यमंत्री बताएगा। नहीं हुआ, वो बाबा आ गए। अब जो स्वामी प्रसाद मौर्य उधर से हट गए तो एक तो ताकत कमजोरी हुई, प्लस जो अभी 2-3 दिन पहले लोगों ने गलती की कि मौर्य के काफिले पर पथराव गया। बिल्कुल। अब आप उसको बताते रहिए कि नहीं इट वाज ए स्टेज मैनेज, लेकिन ऐसा नहीं। फिर
कल रात को वो उनकी बेटी संघमित्रा पर और उनके बेटे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उन दोनों पर एफआईआर कर दी गई। मैं रात को किसी चैनल में था, तब मुझे जानकारी दी गई कि वो बेटे को अरेस्ट भी कर लिया गया जी। लेकिन बाद में सुबह हमने देखा कि उसको 4-5 घंटे बाद छोड़ दिया गया। तो ये खबर तो आज की तरह फैल जाती है। आज तो पुराना जमाना तो है नहीं, बिल्कुल, तो सोशल मीडिया का जमाना है। तो इस बात से मौर्य बहुत उत्तेजित होंगे, मौर्य वोट, और वो यूनाइट होंगे, अन्य बैकवर्ड्स भी यूनाइट होंगे कि भाई बीजेपी के लोग जो हैं मौर्य को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं सुरेंद्र जी नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जब मौर्य आए थे बीजेपी में तब भी बड़े जोर शोर से कहा था कि हमें इनके जनादेश के बहुत बड़ा फायदा होगा, तो अब नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। जी सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय हमारे साथ में साझा करने के लिए, के न्यूज पर विश्लेषण हमारे साथ करने के लिए। तो आज हम लगातार बातचीत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के रण और छठे चरण को लेकर, क्योंकि आज 10 दलों की 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है और छठा चरण बेहद खास हो जाता है। इस पर लगातार बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, कहीं मच आएगा, फौरन लौटेंगे।